क्या माहौल लग रहा है सर? पलड़ा भारी है आपको एनडीए का इसमें। लेकिन आज सर एक और बैठक राहुल गांधी के आवास पर होनी है। लेकिन चलेगी इस बार कांग्रेस की, नहीं देख रहे हैं बहुत सारे लक्षण इसके। अब मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव उस लेवल का बार्गेन नहीं कर सकते जिस लेवल की बार्गेनिंग क्षमता लालू प्रसाद में है। कांग्रेस ने सबसे पहला उम्मीदवार कैंडिडेट अपना फाइनल कर दिया। कुटुंबा से ऐलान कर दिया है राजेश राम ने कि हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अपना टिकट बंटवारा करते रहिए, हम तो मेरा फाइनल है। एनडीए टूट जाएगा कि 20 में आपकी कितनी ताकत थी, एक जीते वो भी भाग गए, उनको भी आप नहीं बचा पाए। देव चौरसिया की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है, हर जगह पर उनके नाम की चर्चा हो रही है। एकदम ग्रीन सिग्नल है उनको। हाँ, एकदम ग्रीन सिग्नल कि लड़ जाना है देव जी, तो बोले एकदम लड़ना है और जीतना है। अल्लाह के जो है लालटेन जला देना है। कहाँ पर? तो हाजीपुर में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्ते सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज देश के लिए बड़ा दिन है। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है और उसको लेकर तमाम सांसदों ने तो कमर कस ही लिया है, बल्कि जो गठबंधन है एनडीए और इंडिया ब्लॉक, उन दोनों के तरफ से भी खूब गुणा गणित जोड़ घटाव किया जा रहा है। क्या माहौल लग रहा है सर? देखिए, इंडिया ब्लॉक की तरफ से 20 सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी, इधर सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से। पलड़ा भारी है आपको एनडीए का इसमें। और आंकड़ों के दृष्टिकोण से वैसे वोटिंग होनी है, तब फिर वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो समझ में आएगी बात। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि आंकड़ा भारी है एनडीए के पक्ष में। ये हो गई। अब इसके लिए तैयारी सबकी तरफ से। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कहिए, इंडिया ब्लॉक ने भी मीटिंग की है पहले ही। कल मीटिंग थी इंडिया ब्लॉक की इसको लेकर। और अगर इधर एनडीए से कहिएगा तो हम बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो जदयू संसदीय दल की भी मीटिंग थी, दिल्ली में कल मीटिंग हुई और उसमें रणनीति बनाई गई। उसमें हालांकि सीएम शामिल नहीं हुए उस मीटिंग में। और 2 दिन पहले भाजपा ने अपना प्रशिक्षण वर्कशॉप लगाई गई थी भाजपा की तरफ से, जिसमें पीएम मोदी सबसे पीछे आके बैठे थे, तो वो तस्वीर चर्चा में थी। 2 दिन का इनका था। हालांकि जो डिनर पार्टी थी जेपी नड्डा के द्वारा एनडीए सांसदों के लिए, पीएम के द्वारा भी था कि डिनर पार्टी दी जाएगी, वो नहीं हुआ चूँकि कई राज्य जो है बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो इसलिए डिनर पार्टी नहीं हुई। अब जो आंकड़े की बात हमने बता ही दी है ये है। अब वाकई में आज बड़ा दिन है। अब ये देखने वाली बात है कि कौन चुनाव जीतता है, कौन सा गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जीतता है या फिर एनडीए जीतता है, ये हो गई। और सबके लिए चकित करने वाली बात, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, एकाएक जो है वो इस्तीफा देते हैं, अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं और वो जो है इसके बाद फिर घोषणा चुनाव की हो गई कि भाई चुनाव होना है, तो वही उसी वोटिंग पड़नी है आज। तो आज जो है राष्ट्रीय राजनीति का हलचल का एक बड़ा दिन है। एक खबर और आ रही है, अब कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है जो बहुत जल्द अपनी बात रखेंगे, मुंह खोलेंगे। तो भाई क्या मुंह खोलेंगे, इसका भी सबको इंतजार रहेगा। अच्छा, इस परिणाम के साथ उसका भी इंतजार रहेगा कि जगदीप धनखड़ क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इस वजह से वह इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है इस मसले पर एनडीए को घेरने की कोशिश, सरकार को घेरने की कोशिश, खास करके नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो चलिए, बहुत ये है, क्या कहते हैं, इंतजार है लोगों को। एक खबर और जो सर आ रही है कि 2 पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वोटिंग प्रक्रिया में, ये क्या माजरा है? 2 पार्टी में एक आपको तेलंगाना की पार्टी, केसी राव की जो पार्टी है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उसके बारे में खबर आ रही है कि वो हिस्सा नहीं लेगी। और सबसे चौंकाने वाला अगर आप कहेंगे तो उड़ीसा से है खबर। हाँ, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है वो है। हालांकि पिछले चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी ने वोट किया था
समझे। तो इस बार जो पार्टी मतलब नवीन पटनायक की पार्टी नहीं कर रही है, तो इसको मतलब सवाल उठ रहे हैं क्या किसी मतलब वजह क्या है, क्यों नहीं नवीन पटनायक की पार्टी वोटिंग करेगी। तो इसके पीछे तर्क यही है, और लग भी रहा है वैसा ही कि नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, वो समान दूरी बनाकर रखना चाहती है इंडिया ब्लॉक से भी और एनडीए से भी, यही वजह बताई जा रही है। लेकिन जो जानकार हैं, जो सियासत को बहुत महीन समझते हैं, उनका कहना है कि यह यहीं पे बड़ी राजनीति है, और ये कहीं ना कहीं और मजबूत करेगा, इन पार्टियों का हिस्सा नहीं लेना चुनाव में, वोटिंग नहीं करना मजबूत करेगा एनडीए को मजबूत करेगा। तो देखिए एनडीए के लिए बेहतर ही है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें तो होंगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो चलेगा ही आज। लेकिन आज सर एक और बैठक राहुल गांधी के आवास पर होनी है, उसको लेकर भी चर्चा है कि बिहार के तमाम जो नेता हैं महागठबंधन के, वो राहुल गांधी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सीटों को लेकर फाइनल कुछ मुहर लग सकती है। क्या कहें? नहीं, अब वक्त आ गया है। अब देखिए दोनों गठबंधन में बस चुनाव का ही इंतजार है एनडीए को भी। इसके बाद जस्ट एनडीए के तमाम दल भी बैठने वाले हैं, मतलब जो सीटों का फर्म, हाँ, कि आधिकारिक रूप से सीटों का क्या हो, चर्चा बहुत तरह की है। अब जैसे यह भी सत्ता के गलियारे में चर्चा, बड़ा भाई छोटा भाई, अब हो रहा है कि नहीं नहीं दोनों बराबर। ठीक, कहा जा रहा है कि अब जो है सो नई 19वीं सीट चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान को तो समझिए जैसे लगेगा कलेजा पर कोई मार दिया धक से। नहीं, वहाँ वो 2015 की बात कर रहे हैं 43 सीट, 2020 की बात कर रहे हैं 137 सीट, कि भाई मेरी पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो हमको तो इस बीच का कुछ चाहिए। यहाँ 19 सीट होगा तो कैसे होगा। तलख वाली टिप्पणी आ रही है उनके पार्टी से, अरुण भारती की। तो खैर अब ये समय आ रहा है कि सभी पार्टी ये कर लेंगे अपना हिसाब किताब। तो एनडीए की भी मीटिंग होने वाली है। खास ये है कि आज जो है इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। राहुल गांधी इस मीटिंग का नेतृत्व करेंगे, उन्होंने ही बुलाई है ये मीटिंग। इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और साहनी के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है, और साथ ही जो वाम दल हैं उनके नेता भी शामिल होंगे। मतलब ये है कि राहुल गांधी सब कुछ करेंगे इस बार फाइनल। तेजस्वी यादव, लालू यादव की कोई नहीं चलेगी? मतलब एक बड़ा हिस्सा है वो, लेकिन चलेगी इस बार कांग्रेस की। नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लक्षण इसके दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, जिसमें अब राहुल गांधी के दर पर जाना और वहाँ से सब कुछ तय होना, तो ये एक बड़ा इशारा कर रहा है। बड़ा इशारा ये भी है कि पहले भाई झामुमो को दे दो सीट, पशुपति पारस को सीट दे दो, मुकेश सहनी को सीट दे दो, तो इस तरह की भी चर्चा। तो जो भी होना है वो राहुल गांधी के सामने सारी बातें होंगी, क्योंकि इसलिए कि उस लेवल की बार्गेनिंग अब बिहार कांग्रेस से कर पाएंगे कि नहीं लोग कर पाएंगे। यहाँ लालू, देखिए यहाँ अगर लालू की छत्र छाया में होता तो फिर मुश्किल होता कांग्रेस के लिए। ठीक है, वहाँ नहीं पाता कोई कांग्रेस का नेता उनके सामने। हाँ, अब मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव उस लेवल का बार्गेन नहीं कर सकते जिस लेवल की बार्गेनिंग क्षमता लालू प्रसाद में है। लालू प्रसाद का अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो अपनी सियासत करते हैं, और सामने वाला जो है उनकी छत्र छाया में आ जाता है। तो ये खैर तेजस्वी भी सीखेंगे ना कि राजनीति कैसे करनी है, और कांग्रेस से दोस्ती करके उसके साथ कैसे चलना है। देखिए आज की मीटिंग में क्या क्या होता है। लेकिन ये अहम मीटिंग है कांग्रेस के लिए। अहम इसलिए भी है कि भाकपा माले दीपंकर भट्टाचार्य कर रहे हैं कि भाई हमको तो 40 सीट चाहिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 चाहिए। तो अब समझिए इस स्थिति में क्या होगा। तो एगो कोई फरियाने वाला चाहिए ना। बोल ही रहा था सर कि 6-8 सीट हमको भी चाहिए। जेएमएम तो शुरुआत में बोला कि हम 12 सीट, ठीक है, लेकिन 3-4 गो सीट इनको मिल जाएगा। पशुपति पारस भी हैं लाइन में। हाँ, तो पारस जी तो संख्या बोल ही नहीं रहा है उनको तो है कि पुनर्जीवित करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, कांग्रेस ने सबसे पहला उम्मीदवार कैंडिडेट अपना फाइनल कर दिया। हाँ, ये पहले ही ये देखिए ये खबर है, कुटुंबा से ऐलान कर दिया है राजेश राम ने कि हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अपना टिकट बंटवारा करते रहिए, हम तो मेरा फाइनल है। ये दिलचस्प है। जिस आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के दरमियान में क्या हुआ था, लालू जी अपना उंगली रख देते थे कि अच्छा यहाँ से
आरजेडी, यहाँ से आरजेडी। इस बार देखिए कि समय बदलता है ना, और समय बदला तो कांग्रेस जो है इस बार हावी है और पिछलग्गू है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव। और ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, राजनेता ही कह रहे हैं आपको, और आपके पुराने साथी कह रहे हैं, आपके पुराने वफादार कह रहे हैं, रामकृपाल यादव। लालू परिवार के वफादार रहे हैं ना, अब भी रामकृपाल यादव जो है उनका स्नेह समय समय पर झलकता रहता है लालू जी के लिए। वो कह रहे हैं, रामकृपाल यादव बयान दिया है, कहा है रामकृपाल जी ने कि लालू प्रसाद की जो राजनीति थी वो पिछलग्गू की राजनीति नहीं थी, और कांग्रेस भी उनके यहाँ घुटना टेकती थी, टेकती थी, लेकिन लालू नहीं टेकने के लिए जाते थे। लालू की दोस्ती थी लेकिन उनकी सियासत अलग थी, ये रामकृपाल कह रहे हैं। लेकिन देखिए तेजस्वी को बताइए, ये पिछलग्गू हैं कांग्रेस के। तो भाई आपको अपने ही पुराने लोग कह रहे हैं कि पिछलग्गू हैं तेजस्वी। और देखिए जो सीट कुटुंबा वाली है तो उससे राजेश राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, वहाँ से विधायक भी हैं, तो उनका तो हक है ना। वही मतलब सब लोगों को चौंका यही रहा है कि पहले ही आज मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ऐलान कर दिया कि हम यहाँ से हैं। तो ये है मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपर हैंड यहाँ पर बिहार में। राजेश राम के बारे में देखिए सर, राहुल गांधी का सीधे मतलब छत्र छाया में है, उनके सर पर राहुल गांधी का हाथ है। पूरे कार्यक्रम में आप देखिए कि अपने पीछे बैठा के घुमाए राहुल गांधी, सिर्फ बैठा के घुमाए नहीं, संचालन भी करवा। हाँ, मन संचालन, मखाना के खेत में भी ले गए नहीं। तो मतलब कॉम्बिनेशन एक बेहतर बनाने की कोशिश जो राहुल गांधी की है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो वेटेज मिलना चाहिए ना। तो वो मतलब एक आपको कांग्रेस बहुत दूर की राजनीति कर रही है बिहार। अब कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। कांग्रेस का चूल जो है हिला हुआ है ना। कांग्रेस हिम्मत तो की ना सर, हाँ हिम्मत की है, तो बरकरार रखे हिम्मत तब ना। अब मान लीजिए कि आज ही मीटिंग का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चर्चा हम लोग ने की है अभी मीटिंग को लेके, कहीं ध्वस्त हो जाए वहाँ राहुल गांधी समेट देता कहीं राहुल गांधी, हाँ सही में राहुल गांधी को अगर समेट देते तेजस्वी यादव 50 पर, अरे 55 पर अगर समेट दें तब ये कांग्रेस, बिहार कांग्रेस की हार होगी। इतनी यात्रा के बाद क्या मतलब है नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी। और एक चीज है, तेजस्वी जा रहे हैं तो कुछ लालू जी से तो कान फुकवा ही लिए होंगे, मतलब कोई मंत्र लेके ही ना जा रहे होंगे कि राहुल से कैसे सामना करना है। या मान लीजिए ऐसा कुछ होगा तो तुरंत तेजस्वी थोड़ा निकल जाएंगे, लगा देंगे हेलो हेलो पापा, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सबके मीटिंगें करवा देंगे वीडियो कॉल, वीडियो को देखिए लालू जी आ गए, ठीक है, तो माहौल बदल जाएगा। तो आज की मीटिंग पर देखिए दो चीज है आज, एक तो पहली खबर उपराष्ट्रपति के लिए जो वोटिंग होनी है, और एक महागठबंधन की मीटिंग होनी है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है बिहार में महागठबंधन सीटों को लेके। तो कुछ ना कुछ निचोड़ आज निकलेगा जरूर, निचोड़ निकलेगा। लेकिन उसी गठबंधन में एक घटक दल शामिल हुए हैं पारस जी, पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि एनडीए टूट जाएगा। क्या कैसे देखते हैं? देखना पड़ेगा इसको, गौर से देखना पड़ेगा इस बयान को नहीं। अब पारस जी कह रहे हैं, पारस जी तो अपना ठिकाना लग रहा है, अब तलाश लिए हैं, अब कितनी सीटें मिलती हैं क्या होता है, मतलब उनका अपना अनुमान है। और हमको लगता है ना कि उनको अपने भतीजे पे शक होगा, अच्छा, चिराग पर। मतलब चिराग के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, हालांकि चिराग पासवान अभी जो कार्यक्रम हुआ है मुजफ्फरपुर में ना, नव संकल्प महासभा, उसमें उन्होंने कहा है कि ना वैसे लोग नारा लगा दिए थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग जैसा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये करना है, कांग्रेस से सवाल करना है। एनडीए का जिक्र नहीं किया था, ये भी एक सवाल के घेरे में है। तो अब अरुण भारती कह रहे हैं हम सभी सीटों पे लड़ने के काबिल हैं, हमारे पास ताकत है इतनी, जो तो इसी सबसे लगता होगा पारस जी को, जो कहीं टूट नहीं जाए। लेकिन हमको लगता है कि इनका अनुमान गलत साबित होगा। एनडीए अभी तक तो यही लग रहा है, टूटने वाली नहीं है। और पारस जी ने कहा भी है, मतलब अपने गठबंधन को लेके, महागठबंधन को लेके, कि 15 से 20 तारीख तक सब सलट जाएगा। तो खैर कल आज तो मीटिंग है ही, तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग,
पशुपति पारस जी का अपना दावा कि हाँ एनडीए टूट जाएगा, लेकिन अब देख लीजिए कि इनके जो पुत्र हैं यशराज, नहीं वो वहाँ अलौली से तैयारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। और इधर खबर यही है कि चिराग पासवान जो है अपना कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अब किसको बनाए, मतलब किस पर वो विश्वास करे, क्योंकि यशराज को टक्कर देनी है। मतलब यशराज मतलब क्या, पशुपति पारस। खबर तो सर यह भी आ रही है कि चिराग पासवान के फैमिली मेंबर से ही कोई वहां से कैंडिडेट हो सकता है, तभी ना मजा आएगा। दोनों परिवार में टक्कर। हाँ, जब एक ही परिवार से दो आमने सामने अगर होता है और उसके जो परिणाम आएंगे तो वो ना मजेदार होगा। मुझे याद आ रहा है चिराग पासवान का एक बार इंटरव्यू कर रहे थे और हम पूछे थे उनसे अलौली सीट के बारे में, यशराज के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे चाचा के वजह से ही हम युवाओं में तल्खियां बढ़ रही हैं, अगर वो साथ रहते तो यशराज हो, प्रिंस राज हो, सब कहीं ना कहीं ठीक रहते, हम लोग सेट रहते। देखिए अभी ये कहने, अभी इनके तरफ से भी गिला शिकवा है। अब पशुपति पारस जी से बात कीजिएगा तो उनका कहना है कि हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं किया, हमको ये इज्जत नहीं मिली, हमको ये प्रतिष्ठा नहीं मिली। तो दोनों तरफ से शिकायत है, ठीक है। चिराग पासवान की भी अपनी शिकायत है, स्वाभाविक है, परिवार टूटा है तो उनके मन में भी कसक वाली बातें होंगी, और पारस जी के भी मन में कसक वाली बातें हैं। प्रिंस जो राज है पासवान, प्रिंस पासवान के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। यशराज तो नया बच्चा है, ठीक है, अभी तो यशराज कदम ही रखा है राजनीति में, तो यशराज को हम लोग ये कर लेते हैं। हालांकि यशराज चुनाव लड़ेंगे, हम लोग जिक्र किए, मतलब अच्छा, मतलब वक्ता है सर, हम तो उनका भी इंटरव्यू किए हैं। हाँ अच्छे वक्ता हैं। हाँ यशराज बढ़िया बोलते हैं। सर एक बयान याद आ रहा है मुझे, अपने जिक्र किया था अरुण भारती का। अरुण भारती अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, कार्यकर्ताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं और 2020 में कार्यकर्ताओं की वजह से ही, उनकी डिमांड पर ही, उनको सीट देने के ही कारण हम लोग गठबंधन छोड़ दिए थे। तो सर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में कहाँ ही नहीं दिखा सर। हाँ ये देखिए, ये है सवाल। देखिए कार्यकर्ता इस तरह की जो भी कोई भी पार्टी है वो पॉकेट की पार्टी है, अपने सुविधा अनुसार इन लोगों की राजनीति होती है। और ये जो कह रहे हैं अरुण भारती, सब लोगों के मन में सवाल है कि अरुण भारती इतना तीखा क्यों बोल रहे हैं। तो तीखा बोलने के पीछे यही राजनीति है कि उकसा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि हमको अधिकतम सीटें मिल जाएं, लेकिन अधिकतम कहाँ से मिलेंगे, संभव है नहीं। तो इसी में से जो होना है हाँ निचोड़, अपना जो निचोड़ पाए वो बहुत नहीं निचोड़ पाएंगे। हाँ एक दायरा है, उसी दायरे में निचोड़ेंगे, नहीं तो अपना 20 की तरह जाएंगे। तो 20 में कार्यकर्ता और ये, तो 20 में इनका हश्र क्या हुआ था ये भी इनको याद होगा कि 20 में आपकी कितनी ताकत थी। एक जीते वो भी भाग गए, उनको भी आप नहीं बचा पाए। तो 20 को आप ऐसे भी याद करना चाहिए कि अकेले लड़ने से आपकी क्या स्थिति हुई थी। सर एक खबर भाजपा खेमे से निकल कर आ रही है कि सहनी का काट भाजपा या तो खोज ली है या तो खोजने के मतलब प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास में है। देखिए अब खबर है कि एक मुजफ्फरपुर के नेता हैं, नाम नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे नाम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो उसी समाज से, निषाद समाज से, सहनी मल्लाह जो कह लीजिए उसी समाज से हैं, और उनको भाजपा अपने साथ जोड़ने जा रही है और संभवतः आज वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो जब शामिल होंगे तब बात करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति अगर शामिल हो जाए तो भाजपा को मजबूती मिलेगी। तो शामिल होने दीजिए, फिर हम लोग नाम बता देंगे और तब बताएंगे कि हाँ भाजपा कितनी मजबूत होगी, लेकिन है शख्सियत हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर हाजीपुर से भी आ रही है। देखिए हाजीपुर में दबदबा तो है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार हैट्रिक उन्होंने बनाया है, रिकॉर्ड मत से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार सर वहाँ से एक देव चौरसिया की बड़ी मतलब गूंज सुनाई दे रही है, हर जगह पर उनके नाम की चर्चा हो रही है। क्या लगता है पटकनी दे देंगे देव कुमार चौरसिया? देखिए देव कुमार चौरसिया जो हैं पुराने आदमी हैं, वो नीतीश कुमार के साथ भी ही रहे, और नीतीश कुमार, लेकिन वो अब कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे, जदयू में पहले जैसी बात नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई लालू जी ने हमको सम्मान दिया, तेजस्वी जी ने सम्मान दिया, हम आरजेडी में चले गए। और देव कुमार चौरसिया जो हैं एक भला आदमी,
ठीक है, राजनेता में नेतागिरी में ऐसे नेता कम मिलेंगे आपको। एकदम खरा पक्का आदमी, सोना वाला आदमी, ठीक ना। 22 कैरेट से भी ऊपर होता है हीरा, तो वो हीरा है, ठीक है। और हम हीरे की बात इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा हर दल में उनके चाहने वाले हैं। भाई देखिए, भाजपा में भी उनके चाहने वाले हैं। व्यक्तिगत होता है ना, टच नहीं, दोस्ती यारी, दुश्मनी भी, तो उनके दुश्मन कम है लेकिन दोस्ती यारी बहुत है। और एकदम ग्रीन सिग्नल है उनको, एकदम ग्रीन सिग्नल कि लड़ जाना है देव जी, तो बोले एकदम लड़ना है और जीतना है। अल्लाह के जो है लालटेन जला देना है। कहाँ पर? तो हाजीपुर में। तो ये है देव कुमार चौरसिया। और देव कुमार चौरसिया के परिवार का, उनके पिताजी की सबका वहाँ कॉलेज है, ये है, बहुत तरह का सामाजिक उनका रहा है। स्वभाव से भी बड़ा सौम्य है सर, हम लोग तो इंटरव्यू भी किए हैं उनका। बिल्कुल, तो बोले नहीं कि एकदम सौम्य व्यवहार वाले लोग, ठीक है। राजनेता वाला ठसक नहीं, हम नेता है उसमें भी आरजेडी के नहीं ना। सर कहा जाता है कि राजद वाला टेस्टे नहीं है उनमें। ठीक है, तो आदमी व्यक्ति पे भी बहुत चीज़ है ना। तो उनको तो लालू जी के यहाँ से अपना ग्रीन सिग्नल है, उनकी अपना ज़बरदस्त तैयारी है। मतलब ये है कि आरजेडी एक कड़ी टक्कर हाजीपुर में देने जा रही है। भाई कड़ी टक्कर किसको मिलेगी? कोई तीसरा है कोई? बट कोई नहीं है, बस एक है बीजेपी, और उसको कड़ी टक्कर। उसमें 20 जो है अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि देव कुमार चौरसिया वहाँ 20 पढ़ने जा रहे हैं। अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी जाने कि आपका टेंशन है सागर जी, नहीं ना, वो तो भाजपा ना अपना जाने कि कैसे मुकाबला करना है देव कुमार चौरसिया से। तो एकदम खरा सोना, वो एकदम 22 कैरेट से भी ऊपर हीरा वाला आदमी है देव कुमार चौरसिया। अब बहुत जबरदस्त वहाँ समझिए कि चुनौती मिलेगी भाजपा को हाजीपुर में। चलिए, तब एक अंतिम सवाल लेके सर चलते हैं। एक अंतिम सवाल नेपाल से निकल कर सर आ रहा है। नेपाल में माहौल पूरा बिगड़ गया है। संसद पे चढ़ाई कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने, कई लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि सोशल मीडिया को फिर से बहाल कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं ये राजनीतिक जो परिदृश्य है? हमारे बगल में पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, मतलब श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले, मतलब इतना भयंकर नहीं हुआ था लेकिन शुरुआत हो चुका था। तो मतलब भारत के आसपास में ऐसा हो रहा है, मतलब क्या है? देखिए, शुरुआत जो हुई थी इस तरह के जंग की, जनता वाली जंग है ये, श्रीलंका से हुई थी। और श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल। देखिए, और चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, या फिर श्रीलंका हो, सब पर चीन की छाया, सब पर चीन का कर्ज, नेपाल पर भी, बांग्लादेश पर भी, और उधर श्रीलंका पर भी। तो नेपाल में तात्कालिक कारण ये बताए गए कि वहाँ पर सोशल मीडिया पे 3 सितंबर को वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि भाई कोई ऐप टैप नहीं चलने वाला है यहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या क्या है, एक्स फैक्स, कुछ नहीं चलेगा, बट सब बंद करो। तो 26 ऐप इस तरह के सोशल मीडिया से संबंधित सबको बंद, एक ही चलेगा, टिक और टॉक। टिकटॉक नहीं, कहाँ? तो चाइना वाला चलेगा। तो समझ जाइए ये KP शर्मा ओली का मिजाज कहाँ का है। तो उनका मिजाज है जिंगपिंग, चाइनीज ब्रेन है उनका। तो युवा सब बोला कि बट ये चलेगा, जेन जी चलेगा कि अब ये सब होने वाला। और जेन जी अगर होगा तो उसको तो चाहिए मोबाइल। जेन जी को क्या चाहिए? तो टिकटॉक भी चाहिए, लेकिन उनको चाहिए कौन चीज? तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे आप रोक लगाइए तो सबका दिमाग हो गया वहाँ गरम हो गया। 12,000 स्टूडेंट बोलेगा चलेगा, चढ़ गया सब संसद में। वहाँ गड़बड़ी हुई कि पहले प्यार से बात होनी चाहिए, सख्ती बाद में ना। वहाँ की पुलिस जो है ना सख्ती बरत दी। हाँ, अब माहौल वहाँ बदल गया नेपाल में, सब चढ़ गए संसद पे। एक गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 इधर धरा पकड़ी, एकदम गोला बारूद चलने लगा। सेना को कमान संभालना पड़ गया वहाँ पे नेपाल में, ये स्थिति बनी। 18 लोगों की मौत की खबर। भाई इसमें संख्या ऊपर नीचे होगा, हम जानते हैं। जो रिपोर्ट है नेपाल के से जो आई वो बता रहे हैं 200 से ज़्यादा लोग घायल।
तो ये स्थिति है। हालांकि सरकार को तुरंत अपने घुटने टेकने पड़े और वहाँ सोशल मीडिया बहाल करना पड़ गया। ये तात्कालिक बात है। अब इसकी सियासत को समझिए। जिन जिन देशों में इस तरह के आंदोलन हुए हैं वही छोड़ दीजिए, अब जाएंगे तो विस्तृत हो जाएगा। वर्ल्ड अफेयर्स मेरा पसंदीदा विषय है। अब देखिए इंडोनेशिया में भी यही हाल है। अभी पिछले दिन संसद भवन में वहाँ यह इसी तरह का हुआ था, वहाँ आग लगा दिया था। तो ये सब जहाँ भी इस तरह के हो रहे हैं वहाँ चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, असर है। तो अब नेपाल के लोग जो हैं चाह रहे हैं कि ओली को हटाओ। ओली जो है चीन प्रस्त लोग हैं। तो युवा क्या है कि जो तख्तियां कल रखे हुए थे हाथ में, उसमें भ्रष्टाचार का भी मसला, इसके बाद आपको भाई भतीजावाद का मसला, ये सब भी वहाँ पर है। और बहुत डीप में अगर आप जाइएगा तो कुछ महीनों पहले नेपाल में 2-3 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। एक है कि इसको फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। एक आंदोलन हुआ कि राजशाही यहाँ लागू की जाए। इसमें भी बहुत सारे हिंसा प्रदर्शन काठमांडू से लेके अलग अलग नेपाल के अलग अलग जगहों पे इस तरह के आंदोलन हुए। तो नेपाल को गौर से समझना होगा नेपाल में क्या हो रहा है, और नेपाल से भारत का बेटी रोटी का संबंध है, और उसमें बिहार के जो संबंध है नेपाल से वो और अलग और बहुत भावनात्मक संबंध है। तो इसलिए भी हम लोग इस खबर को बता रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत मायने वाली खबर है, भारत पर इसका असर पड़ने वाला है। तो अब पड़ोसी मुल्क है हमारा ना, और तो हम आंख नहीं बंद कर सकते, हमको आंख खोल के रखना होगा। इसीलिए यहाँ की इंटेलिजेंस सेवा, यहाँ के एसएसबी एकदम सब सतर्क। नेपाल से भारत में आने के लिए 11 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट पर एकदम सतर्कता है, एकदम सघन जांच अभियान, कौन आ रहा कौन जा रहा, इन सब चीज़ों पे निगरानी बढ़ा दी गई है भारत में। तो बहुत मायने वाली खबर है। अब देखिए क्या होता है, ओली कितने दिन तक अब नेपाल के प्रधानमंत्री रह पाते हैं। सुनने में आ रहा है कभी भी गिर सकती है सरकार। विकट स्थिति में है ओली वहाँ पर। नेपाल जो है लगातार कुछ वर्षों से वहाँ पर सत्ता आती है जाती है, बहुत अस्थायी स्थिति नहीं है। और इन सब के पीछे चाइना का हाथ बताया जाता है कि चाइना जो प्रस्त वहाँ की सरकार हो गई उससे लोग उबे हुए हैं। चलिए, एक जानकारी और है कि नेपाल में जो चीज़ें चल रही है और हम भी जो है उसी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पटना छोड़कर अब उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर, आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों की मौजूदगी वहाँ रहेगी। अगर आप वहाँ से हैं, अगर बातचीत करना चाह रहे होंगे तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।